बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना भारतीय संघ में हैदराबाद और मणिपुर रियासत के विलय के बारे में। रियासतों के विलय के साथ और विस्थापन की समस्या के समाधान के साथ ही भारत के सामने आई चुनौतियों का समापन नहीं हुआ था। अभी भारत के सामने, नए राष्ट्र के सामने बहुत सारी चुनौतियां बाकी थी, जिसमें से एक और चुनौती थी, वो थी राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती। क्या थी ये चुनौती? क्यों था आवश्यक राज्यों का पुनर्गठन करना और क्या क्या समस्याओं का सामना हमें करना पड़ा राज्यों के पुनर्गठन में? और आज हम जिस रूप में भारत को देख रहे हैं, उस रूप तक भारत को पहुंचने में किन किन पड़ावों को पार करना पड़ा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बंटवारे और देसी रियासत के विलय से समस्या का समाधान नहीं हुआ था, समस्याएं समाप्त नहीं हुई थी। हमने बंटवारे की समस्या का समाधान कर लिया था, जैसे तैसे कैसे भी करके हमने उस त्रासदी को एक तरह से झेल लिया था। फिर जब रियासतों के विलय की बात आई तो रियासतों के विलय के मुद्दे को भी बड़ी ही चातुर्यपूर्ण तरीके से, अच्छे से हमारे राष्ट्र ने संभाला और भारत को असंख्य टुकड़ों में बंटने से बचा लिया। लेकिन केवल यही समस्याएं नहीं थी, केवल यहीं पर समस्याओं का खात्मा नहीं था, समस्याएं अभी और भी आनी बाकी थी। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं का सीमांकन करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि भारत में जो आंतरिक सीमाएं हैं उनका कैसे सीमांकन किया जाए, कौन से राज्य को कितना बड़ा बनाया जाए, कौन से राज्य को कहां तक बनाया जाए, कौन से राज्य में किस क्षेत्र को शामिल किया जाए, कौन से राज्य से किस क्षेत्र को दूसरे राज्य को दिया जाए, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे सामने मौजूद थे। प्रांत की सीमाओं को इस तरह से तय करना कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, ये बात भी सामने आई कि हमें प्रांतों की सीमाओं को इस तरह से तय करना चाहिए, इस तरह से उनका निर्धारण करना चाहिए कि उनसे वहाँ की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता है उसकी झलक हमें देखने को मिले। और साथ ही राष्ट्रीय एकता को भी हमें बनाए रखना था। राष्ट्रीय एकता पर भी हम किसी तरह की कोई आंच स्वीकार नहीं कर सकते थे। पूर्व के सभी सीमांकन हमारी भारत सरकार ने खारिज कर दिए थे। पूर्व के सीमांकन यानी कि औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा राज्यों का जो बंटवारा किया गया था, प्रांतों की सीमाओं का जो निर्धारण किया गया था, उसको हमारी भारत की सरकार ने खारिज कर दिया। कारण ये था कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने केवल अपने व्यापारिक हितों के लिए, अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए उन प्रांतों का नामांकन किया था। इसलिए भारत सरकार ने उस नामांकन को खारिज किया। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1920 में नागपुर के अधिवेशन में कर दिया गया था। 1920 के नागपुर अधिवेशन में इस बात पर सहमति बन गई थी कि भारत में जो प्रांत हैं वो भाषा के आधार पर बनाए जाने चाहिए। और 1920 के बाद लगातार भारत सरकार है वो इस बात पर सहमत थी। भारतीय जनता को भी यही बात कही जा रही थी। एक तरह से ये एक वादा किया गया था कि भारत में राज्यों का, प्रांतों का, सीमाओं का जो निर्धारण है, जो नामांकन है, वो वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर किया जाएगा। अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियां हैं वो भी भाषा के आधार पर ही बनाई गई थी। कांग्रेस ने जो अपनी प्रांतों में समितियां बनाई थी वो भी भाषाई आधार पर बनी थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को अपने इस वादे से मुकरना पड़ा। कुछ ऐसा हुआ, कुछ सरकार के सामने ऐसे संदेह उत्पन्न हुए, कुछ ऐसी आशंकाएं उत्पन्न हुई कि अब सरकार भाषाई आधार पर पुनर्गठन के मसले से पीछे हटने लग गई। देखिए क्या था वो भाषाई आधार पर सीमांकन को नकारने का कारण। भाषाई आधार पर जो सीमांकन था राज्यों का, उसको नकारने के विभिन्न कारण थे। उनमें से एक कारण था देश के टूटने का खतरा। हमारी सरकार को ये लगा कि धर्म के आधार पर हमने विभाजन कर लिया, धर्म के आधार पर हमारा देश टुकड़ों में बंट गया। लोगों के दिलो दिमाग में अभी भी सांप्रदायिकता है वो जिंदा है, अभी भी वो जो विभाजन का
कटु सत्य है वो अभी जिंदा है, अभी वो घाव हरे हैं। और ऐसे में अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का सीमांकन करेंगे तो हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता पर आंच आए। लोग धर्म के आधार पर जहां बटे हुए हैं, फिर वही लोग भाषा के आधार पर और बंटने टूटने ना लग जाएं। तो आशंकित हुई हमारी सरकार की भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से राष्ट्रीय एकता पर आंच आ सकती है। दूसरी, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है। दूसरा संदेह ये था कि अन्य जो दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं, किसी भी क्षेत्र विशेष की कोई सामाजिक चुनौती वहां हो सकती है, कोई आर्थिक चुनौती वहां हो सकती है, कोई भौगोलिक चुनौती वहां हो सकती है। तो जब भाषा के आधार पर सीमांकन किया जाएगा तो ये जो चुनौतियां हैं वो अनदेखी रह जाएंगी। सामाजिक आधार पर अगर वहाँ कोई ऐसी बात जो कि सीमांकन में देखनी आवश्यक है, आर्थिक आधार पर अगर कोई ऐसा तथ्य जो कि सीमांकन के समय मद्देनजर रखना आवश्यक है, भाषा ही आधार पर राज्यों का सीमांकन करने से वो बातें कहीं पीछे छूट सकती हैं। तीसरा जो कारण था वो था बंटवारे की यादें अभी ताज़ा थी। जैसे कि अभी अभी हमने बात की, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों के साथ हिंसा, रक्तपात, हत्या जैसे कुकर्मों को अंजाम दिया था। तो वो विभाजन की कटु यादें थी, वो दिलो दिमाग में अभी भी लोगों के ताज़ा थी। और साथ में देसी रजवाड़ों का मसला भी अभी चल ही रहा था। देसी रजवाड़ों का जो विलय की जो कार्रवाई थी वो अभी चल रही थी। तो इन दोनों ही कारणों को मद्देनजर रखते हुए सरकार को ये संशय उत्पन्न हुआ कि भाषाई आधार पर राज्यों का सीमांकन करना कहीं अनुचित तो नहीं रहेगा। तो देखिए सरकार के इस फैसले से क्या हुआ, क्योंकि हमारी सरकार ने पहले ही, सरकार नहीं कह सकते सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही भाषाई आधार पर पुनर्गठन की बात कही थी। अब जब सरकार उस मुद्दे को नकार रही थी, उस वादे से मुकर रही थी, तो सरकार के खिलाफ अब आलोचनाएं तो होनी ही थी, अब मुंह तो खुलने ही थे, आंदोलन तो होने ही थे। और कुछ ऐसा ही हुआ। सरकार के फैसले को चुनौती मिलने लगी और समस्या आई। मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध तेज हो गया और वहां पर आंध्र प्रदेश में आंध्र आंदोलन चला, जिसमें श्री रामालू भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन के बाद में श्री रामालू की मृत्यु हो गई। 56 दिन की भूख हड़ताल के कारण तेलुगु भाषी राज्यों को अलग राज्य बनाने के लिए ये आंदोलन हुआ था, जो कि आंध्र आंदोलन के नाम से जाना गया। और श्री रामालू 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद में उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और इस घटना के कारण हिंसक घटनाएं होने लगी, वहां पर अव्यवस्था फैल गई, पुलिस की फायरिंग हुई और विधायकों ने इस्तीफे दिए, जिसकी वजह से दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाने की घोषणा हमारी सरकार द्वारा करनी पड़ी। आंध्र प्रदेश का गठन के साथ ही अब अन्य राज्यों में भी भाषाई आधार पर मांग उठने लगी, और ये तो उठनी ही थी, क्योंकि एक राज्य का गठन जब भाषाई आधार पर कर दिया गया तो अन्य राज्य भी ये मांग उठाने लगे कि उनके प्रांत की सीमांकन भी, उनके राज्यों की सीमा का निर्धारण भी भाषाई आधार पर ही किया जाना चाहिए। और इसलिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस बात की सहमति दी, इस बात की राय दी कि राज्यों के गठन का आधार भाषा ही होना चाहिए, अर्थात राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाना उचित है। इसके लिए सरकार ने 1956 में एक पुनर्गठन अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के तहत भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया और फिर हमें हमारा एक देश का नया रूप प्राप्त हुआ, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये देख पा रहे हैं आप हमारे 1961 का भारत, जो कि 1956 के पुनर्गठन अधिनियम के तहत और नवनिर्मित भारत बना। राज्यों का सीमांकन किया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नए रूप में भारत हमारे सामने आया।
तो हमने जाना इस वीडियो में कि किस तरह से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को सरकार ने नकारा और बाद में आंदोलन के कारण श्री रामालू की भूख हड़ताल के बाद हुई अव्यवस्थाओं के कारण सरकार को झुकना पड़ा और भाषाई आधार पर ही राज्यों का निर्माण करना पड़ा, भाषाई आधार पर ही राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करना पड़ा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो हमें यहाँ कर लेनी चाहिए कि हमने ये जाना कि सरकार के मन में ये संशय था कि इससे राष्ट्रीय एकता पर खतरा आ सकता है, फिर से भारत के टूटने का कोई कहें कि अपन एक खतरा मंडरा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी हम अखंड भारत के नागरिक हैं और आज भारत में राज्यों की संख्या और भी बढ़ चुकी है। तो वो संशय था, वो एक तरह से भारत सरकार का वो एक संशय मात्र रह गया और भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ। एक और बात हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, वो एक करिश्माई व्यक्तित्व के धनी थे, अति लोकप्रिय नेता थे। लेकिन उस वक्त जनता, ये हमारे एक लोकतंत्र का जीता जागता उदाहरण है कि उस वक्त भी जनता सरकार के खिलाफ आंदोलन करने से घबराई नहीं। तो ये हमारे एक मजबूत लोकतंत्र की जड़ें हम वहाँ देख सकते हैं कि जनता ने अपनी बात रखने के लिए, अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए, अपनी कहीं की महत्वाकांक्षाओं को बताने के लिए आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटी। तो एक आंदोलन के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग बना और उस आयोग के द्वारा जो 1956 का अधिनियम आया, उसके तहत हमें नए रूप में भारत मिला। देखते हैं प्रश्न। प्रारंभ में सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन को क्यों नकारा? इसका जवाब आपको देना है। बहुत विस्तार से हमने इस पर बात की है कि प्रारंभ में सरकार के मन में क्या ऐसे संशय थे, क्या ऐसे संदेह थे कि सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को ठुकरा दिया था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको जरूर ध्यान होगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ है। धन्यवाद।